ओके स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11 साउंड। साउंड के बारे में टॉपिक है। साउंड बेसिकली क्या है? वेव्स हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली वेव्स के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम उनको मज़ीद साउंड वेव्स को बेसिकली स्टडी करेंगे। तो हमने पहले वेव्स को स्टडी किया था, और वेव्स में हमने टू टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में फर्दर हमने ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा, और हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ा। ओके, व्हाट आर द ट्रांसवर्स वेव्स? पार्टिकल ऑफ द मीडियम moves perpendicular to the direction of the propagation of the wave, like this. ठीक है? And what are the longitudinal waves? Where, like this, particles of the medium move back and forth. Compression and rarefaction. ठीक है? Back and forth to the direction of the propagation of the waves are called longitudinal waves. तो जो साउंड वेव्स हैं वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो हमने साउंड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस द साउंड। तो क्या आंसर होगा? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी या बाय वाइब्रेशन। कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, या आपस में कोलाइड करती है तो कोलिजन के बाद वाइब्रेशन होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। हाउ द साउंड ट्रेवल? तो साउंड वेव्स ट्रैवल कैसे करती हैं, उसके लिए हमें आंसर क्या देना पड़ेगा? इट्स अ मीडियम डिपेंडेंट वेव्स, इट्स मीन मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है? साउंड वेव्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट्स मीन कौन सी हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है? एंड moves back and forth, back and forth to the direction of the propagation of the wave. ठीक है? to the direction of the propagation of the waves. तो हमारे पास जो है साउंड वेव्स मटेरियल
डिपेंडेंट वेव्स हैं, मीडियम डिपेंडेंट वेव्स हैं। अगर मीडियम नहीं होगा साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। हमने कहा कि सन की सरफेस पे ब्लास्ट हो रहे हैं, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं न्यूक्लियर, लेकिन वहाँ से साउंड हम तक ट्रैवल करके नहीं आ रहा। तो इसकी रीज़न है कि साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन ट्रैवल नहीं कर पा रहा। तो ट्रैवल कैसे करता है? एक तो मीडियम डिपेंडेंट है, और दूसरा ये है कि जैसे एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 1 2 3 4। तो एक पार्टिकल ने आगे भी जाना है वाइब्रेट करते हुए, पीछे भी आना है, तो जब आगे जाएगा तो वो इसको हिट करेगा। तो इसी तरह ये इधर भी वाइब्रेट करेगा, यहाँ भी वाइब्रेट करेगा, तो ये आगे हिट करेगा। इस तरीके से ये आगे हिट करेगा। तो हम नेक्स्ट पार्टिकल फिफ्थ तक जो है पहुंच जाएंगे। इस तरह साउंड ट्रेवल करता है। जब पार्टिकल क्लोज्ड होंगे इन विंटर, particles are very closed, क्योंकि वो डेंसिटिव होते हैं ना, फॉर उसकी कोल्डनेस की वजह से वो पार्टिकल्स थोड़े क्या हो जाते हैं, एयर जो होती है उसमें फॉग आ जाती है, नमी आ जाती है, तो वो क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो वेरी क्लोज्ड। ठीक है, सो वेरी क्लोज, दैट्स वाई sound quality is quality and speed both are very better। ठीक है, बोथ आर वेरी बेटर। मतलब हमारे पास वो ट्रैवल क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी कि ज़ाहिर है आप डिस्टेंस पे खड़े हैं तो आपको फिर भी साउंड अच्छा सुनाई देगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं और इजीली साउंड ट्रैवल करेगा, स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में आप समर में एक ग्राउंड में खड़े हैं, विंटर में खड़े हैं, तब भी आपकी आपकी आवाज़ अच्छी ट्रैवल करेगी। लेकिन उसी ग्राउंड में जब आप समर में खड़े होंगे तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी ट्रैवल नहीं करेगी। उसकी रीज़न जो है उसकी रीज़न जो है कि समर में पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास मैं बात यहाँ पे कर रहा था कि विंटर में साउंड क्वालिटी भी अच्छी होगी, स्पीड भी उसकी बेहतर होगी, क्योंकि पार्टिकल क्लोज्ड हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एक्टिविटी की गई है कि एक जो है सिलेंडर में, हम एक सिलेंडर लेते हैं, ओके, और इस सिलेंडर में कोई एक हम बेल सी रख देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ये एक बेल मैंने इसमें रख दी है, जो कि अब देखें कि यहाँ पर एक मेरे पास, अगर इस बेल को सपोज करते हैं दिस इज़ अ बेल, तो इस बेल को हमने यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं एक मोटर के साथ। मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड यहाँ पे एक हमने पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप। अगर ये वैक्यूम पंप जो है और ये बेल है हमारे पास ये जो सिलेंडर है लाइक अ ग्लास जार है, और इसके अंदर एक बेल है और वो बेल रिंग कर रही है।
लेकिन उस बेल की आवाज़ बाहर नहीं आती क्योंकि वैक्यूम पंप के ज़रिए से हमने एयर को यहाँ से सक कर लिया है। अब एयर नहीं है तो वो जो सिलेंडर है जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्ट लाइक स्पेस जार। ठीक है, वो ऐसा एक जार है, ऐसा सिलेंडर है जो जिसमें स्पेस है, कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो वहाँ साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि साउंड वाइब्रेशन से ट्रैवल करता है, साउंड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो उनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाउडनेस। लाउडनेस बेसिकली क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। लाउड एंड फेंट साउंड, इस के दरमियान जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेट साउंड, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपने हाईलाइट करना होगा। तो लाउड साउंड कौन सी होती है? हम लाउडनेस को अगर हम देखें तो इसकी जो है तीन बातें होंगी कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन सबसे पहली चीज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। Amplitude is directly proportional, sorry, loudness is directly proportional to the amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होता है? दो वेव्स हैं लाइक दिस वन, एक वेव ये है और मतलब ये है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और सेकंड वेव हमारे पास ये है रेड कलर में। Which one is more loud, red or blue? First wave is more loud, a second wave is more loud. किसका ज़्यादा लाउडनेस होगा? जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? वो ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है इस डिस्प्लेसमेंट की निस्बत। तो जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वो ज़्यादा होगा जिस वेव का, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसकी लाउडनेस भी सेम। हालांकि यहाँ दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट फ्रीक्वेंसी बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, f1 इज इक्वल टू f2। लेकिन एम्पलीट्यूड, दिस इज द वन वेव, इट्स अ सेकंड वन, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वेव। ठीक है, दूसरा फैक्टर लाउडनेस का, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर उसका एरिया ज़्यादा है तो उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी जो वाइब्रेट कर रही है बॉडी। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ,
कि पुराने ज़मानों में क्या होता था, एक जो है ड्रम बजाया जाता था, जो किंग होते थे, और वो कोई भी अनाउंसमेंट करना चाहते थे तो वो इस ड्रम को बीट करते थे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता था। तो वो बीट भी हैमर के साथ करते थे, लाइक दिस। ठीक है, दो दो तीन तीन बंदे मिल के इस ड्रम को बीट करते थे, तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाता था। तो अब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ द ड्रम होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, उतना, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर हम मिसाल ले लेते थे स्ट्रिंग की। आपके पास ये है, गिटार है, ठीक है। तो गिटार की जो वायर्स हैं उनको जितना ज़्यादा आप ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा जितना ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करेंगे उतना ज़्यादा साउंड एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर एरिया है, तो आप इस हैमर को जितना ज़ोर से बीट करेंगे, अगर छोटा है तो फिर आवाज़ भी कम होगी, बड़ा ड्रम होगा तो आवाज़ भी। आप हैमर से एम्पलीट्यूड तो बढ़ा सकते हैं, हैमर से क्या बढ़ा सकते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं। मैंने जो इसलिए मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, ये जितने ज़्यादा टाइट हों उतने ज़्यादा क्या होते हैं, गिटार वर्क अच्छा करता है। ठीक है, इनको टाइट रखना होता है। ठीक है, सेकंड, इनको जितना ज़्यादा आप डिस्टर्ब करेंगे नेल के साथ, इनको कॉइन के साथ, तो उतनी ज़्यादा वो अप्स एंड डाउन्स प्रोड्यूस होती हैं, एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है। तो एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होने से लाउडनेस ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर अगर दो ड्रम है, फॉर एग्जांपल एक ड्रम लाइक दिस है, इसको स्मॉल ए कर लेते हैं, उसको कैपिटल ए कर लेते हैं, छोटा है ड्रम। अब दोनों के लिए हैमर सेम यूज करें। हैमर से आप क्या कर रहे हैं, आप हैमर से एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने जोर से आप इस हैमर को बीट करते हैं उसी जोर से इसको भी हैमर को बीट करें। ठीक है, तो लेकिन साउंड इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों, वजह क्या है, इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा है। हाँ, जो डायाफ्राम है वो ऊपर और नीचे तो होगा ड्यू टू द हैमर, लेकिन एरिया ज्यादा इसका होने की वजह से इसका। इसी तरह जो स्पीकर बड़े होते हैं उनमें उनका साउंड लाउडनेस भी ज्यादा होती है। जो छोटे स्पीकर होते हैं, हालांकि दोनों को सेम करंट जा रहा होता है, एक ही स्विच से दोनों चल रहे होते हैं। ठीक है, तो एरिया बढ़ाने से क्या होता है, लाउडनेस बढ़ जाती है। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। थर्ड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है मिनल, बताएं, हुरिया, मुबशरा। नो वन इज रिप्लाइंग। यस, ओह, अच्छा, मैं अभी ऑन कर देता हूँ, सॉरी, मुझे तो आस्क टू, ये सेटिंग तो मैं नहीं करता, माइक तो सबके। अब आप माइक ऑन कर सकते हैं, प्लीज बताएं मुझे। जी सर। चलें, ठीक जी है, सर। चलें, सॉरी मुझे नहीं पता चला। ये वो स्क्रीन को मैंने ऑफ करना होता है, बाज़ स्टूडेंट स्क्रीन को अनकॉन्शियसली वो टच करते हैं तो वो लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं। मुबशरा, 1 मिनट।
यस सर। ठीक है, शुक्र है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब थर्ड जो है, एरिया भी हो गया, डिस्टेंस। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। अगर आपसे जो सोर्स ऑफ द साउंड है, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे आप जितना दूर होंगे तो लाउडनेस भी उतनी कम होगी। ठीक है, तो अगर आप उसके जितने करीब होंगे लाउडनेस ज्यादा होगी। सो इट्स मीन कि लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज क्या होगी? कम होगी। डिस्टेंस बढ़ाते हैं, लाउडनेस कम हो जाती है। डिस्टेंस कम करते हैं, लाउडनेस बढ़ जाती है। तो इनवर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ, characteristics of the sound. The first characteristic of the sound is the loudness. Distinguish between the loud and the faint sound. तो loudness depends upon these factors. वो तीनों को हमने डिस्कस किया विद एग्जांपल। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं दूसरे characteristics की तरफ, सेकंड की तरफ। Second characteristic of the sound is pitch. ठीक है, पिच क्या है? पिच बेसिकली फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मैं यहीं पर लिख देता हूं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी। तो ये इसका कॉमन सेंस मैंने बताया। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, डिस्टिंग्विश बिटवीन between shrill and grave sound. These are two important words. Shrill वो आवाज़ जैसे बच्चों की होती है, बर्ड्स की होती है। ठीक है, शरारती आवाज़। ठीक है, अहमद यहाँ पर नहीं है, अहमद की आवाज़ हो गई। ठीक है, और ग्रेव साउंड दुखी आवाज़ होती है, या बहुत सीरियस आवाज़ होती है। मेरी भी आवाज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग बहुत आहिस्ता बोलते हैं, ग्रेव साउंड उनका होता है। तो कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत शरारती होते हैं, वो लग भी नहीं रहा होता कि रोने वाले घर से आवाज़ आ रही है या हंसने वाले घर से आवाज़ आ रही है, तो वो श्रिल आवाज़ होती है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकें, इसको हम पिच कहते हैं। तो ये फ़र्क कैसे पता चलता है, ये तो हम बता देंगे कि ये श्रिल है और ये ग्रेव है, लेकिन इसको फिजिकली हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसकी पिच को हम देखेंगे, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है। तो हम साथ साथ बुक को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिच का टॉपिक है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है, वो भी हमें पढ़नी होगी। ये एक दफ़ा रेजोनेंस की डेफिनेशन भी आई थी, चले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा दूंगा। थिन वॉल्ड glass globlet can vibrate when hit by the sound waves. जो विंडो पेन्स होती हैं, बाज़ औक़ात बाहर कोई टायर फट जाए किसी बड़ी गाड़ी का, या कोई अल्लाह ना करे कोई ब्लास्ट वगैरह हो जाए, तो उस केस में विंडो जो पेन्स होते हैं, ये खिड़कियाँ होती हैं, ये क्या होना चाहती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द साउंड वेव्स
as a resonance. Some singers can produce a loud note of the particular frequency such that it vibrates the glass so that it shatters. वो कांपना शुरू हो जाती हैं. ऐसे ही वो अगर वो रेजोनेंस को मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर सिंगर का बताया गया है, तो मैं आपको यही मिसाल दूंगा. अगर आप मोस्टली हम मैं तो कभी नहीं गया इस तरह, में भी आप गए हो या ना गए हो, लेकिन ऐसा होता है कब काफ़ी चलें वो दीनी मजालिस हों या हमारी म्यूज़िकल कंसर्ट लाइक तीस इस तरह की गैदरिंग हो, तो जो स्पीकर होता है, सिंगर है या वो नात ख्वां है या कोई तिलावत करने वाले हैं, ठीक है, तो उनकी आवाज़ अगर आपके दिल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो आपको सुकून आना शुरू हो जाता है. आप जो है बाजू का, और हार्ट बीट डिफरेंट होती है. इंसान की हार्ट बीट एवरेज, जो अच्छे इंसान की हार्ट बीट होती है वो 72 हर्ट्स होती है इन 1 सेकेंड. ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, सॉरी नॉट इन 1 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स वो बीट करता है हार्ट. ठीक है, तो अगर वो अब फ्रीक्वेंसी इसमें आ जाएगी, आप अगर इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम, तो 72 ओवर 60 करेंगे ना सेकंड, 60 सेकंड्स 1 मिनट में होते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा. तो 1 सेकंड में एक हार्ट बीट है. तो अगर वो उसके साथ फ्रीक्वेंसी, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो आपको जो है सुकून मिलना शुरू हो जाता है, नींद आना शुरू हो जाती है या खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है. डिफरेंट साउंड्स के डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं. अच्छा, तो ये फिजिकली है. इसी वजह से वो बता रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस व्हेन बोथ टू सोर्सेस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मैच कर जाएं तो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम रेजोनेंस कहते हैं. ठीक है, अगर दो बच्चे एक ही कोई सॉन्ग, जैसे सुबह मॉर्निंग असेंबली में वो दुआ पढ़ी जाती है, नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, तो नेशनल एंथम में 2-3 बच्चे जो है वो सेम साउंड के साथ या पूरी असेंबली सेम उन सब की आवाज़ें मिल जाएं, तो जहाँ पर जो है क्रस्ट है, क्रस्ट से मिल जाए, ट्रफ ट्रफ से मिल जाए, तो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, वो आसपास की आबादी तक जो है वो ट्रैवल करता है विदाउट एनी स्पीकर. ठीक है, और हर एक की डिफरेंट आवाज़ हो तो वो रेजोनेंस फिर क्रिएट नहीं होता. अच्छा, some people use silent whistle to call the dogs whose frequency lies between 20,000 hertz to 25,000. It's it is silent for the human but not for the dogs because the audible frequency range for the dog is much higher than the human. अच्छा, इंसान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये टॉपिक थोड़ा सा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जिक्र आ रहा था तो इसलिए मैंने ह्यूमन फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है. इन इस फ्रीक्वेंसी के बिटवीन होगा तो हम सुन सकेंगे. 20,000 से अबव जो है वो डॉग के लिए क्या, उसके लिए विसल क्या है, साइलेंट विसल. तो वो क्या है, 20,000 से 25,000 के बिटवीन वो साइलेंट विसल है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर हम नहीं सुन सकते. ठीक है, तो वो साइलेंट विसल है. मैं आपको बता रहा हूँ, इस ये देखें, ये आवाज़ हम सुन सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ हम नहीं सुन सकते. अगर इस तरह का दिल आप लोग मोस्टली मूवीज़ में देख रहे हो कि ईसीजी लिखते होंगे, अगर पेरेंट्स की नहीं, मूवीज़ या ड्रामा में देखते होंगे, जो शख्स मरने के करीब आता है तो उसको अगर वो उन्होंने लगाया हुआ होता है ये साथ में वेंटिलेटर और इस तरह की चीज़ें, तो उसकी वो जो ईसीजी है वो इस तरह स्क्रीन पे शो हो रही होती है कि उसका दिल बिल्कुल काम करना छोड़ गया है, लेकिन स्टिल द हार्ट इज़ वाइब्रेटिंग. ठीक है, तो ये ऐसी आवाज़ है जो
बहुत ये थोड़े थोड़े, अगर इसको मैं जूम करूं तो आप देखें तो यहाँ पर वाइब्रेशंस हैं, आप देखें ना वाइब्रेशंस हैं ना, क्रस्ट और ट्रफ थोड़े थोड़े हैं। तो इंसान अभी मुकम्मल उसकी रूह नहीं निकली होती, कुछ ना कुछ उसमें रूह बाकी होती है। उसको पुश, वो जो हम पुश करते हैं तो वो फिर दोबारा से जिंदा हो जाता है, तो वो मर के जिंदा नहीं हुआ, अभी उसका सारा फंक्शन इन प्रोसेस था। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये आवाज़ हम कानों से नहीं सुन सकते। हाँ, ये आवाज़ हम, दिल जब इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं हम सुन पा रहे होते हैं, इस तरह भी फिर सुन पा रहे होते हैं। मतलब हम स्टेथोस्कोप जो वो डॉक्टर लगाते हैं कानों के साथ और हार्ट के साथ, तो वो ये आवाज़ वो भी सुन सकते हैं। या हम जो है किसी की चेस्ट के ऊपर अपना कान रख के सुने तो फिर भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी वाइब्रेशंस फील होती हैं। इस तरह की आवाज़ हम डायरेक्टली नहीं सुन सकते, इवन के स्टेथोस्कोप से भी नहीं सुन सकते, तो फिर हम ईसीजी करते हैं। ठीक है, ओके जी। तो इस तरह का साउंड जो है हम डायरेक्टली नहीं सुन सकते, क्योंकि ये 20,000 से अबव है। मुझे जो अब बताने के लिए मैं ये सारा कुछ किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है, अब आपने ध्यान से सुनना है मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने समझाई है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहाँ लाए करता सर है जी। सर आपने कहा था फ्रिक्वेंसी हार्ट की तो कोई 1 पॉइंट है, हाँ जी, वन पर पॉइंट। हम तो सर 20,000 तक सुन सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हम क्या, जब किसी शख्स के पास खड़े होते हैं तो हमें किसी की हार्ट की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होती है? नहीं। नहीं देती, तो हम उस आवाज़ को नहीं सुन सकते। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम किसी की चेस्ट के ऊपर अपने कान को बिल्कुल ऐसे जोर से रखें और फिर सुन सकते हैं। ठीक है, या हम स्टेथोस्कोप लगाएं तो फिर सुन सकते हैं। ठीक है, मतलब जब इन कांटेक्ट होते हैं तो फिर तो वो, क्योंकि आप अपने वैसे भी जो है कोई भी स्टूडेंट जो है अपने चेस्ट पर हाथ रखे तो उसको हल्की हल्की वाइब्रेशंस फील होंगी। या बाज़ औक़ात जब इंसान बहुत ज़्यादा खौफ में हो या बहुत ज़्यादा दौड़ के बैठा हो, तो रनिंग की हो बहुत फास्ट, तो उस वो अगर अपने जो है टच करेगा चेस्ट को, तो उसको क्या होगा, उसको फील होगा कि जो है वो उसका हार्ट बीट कर रहा है। वैसे नहीं होता आम दिनों में, आप अभी बैठे तभी आपको नहीं फील होगा, लेकिन जब आप बहुत फास्ट दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद आपको दिल की आवाज़ वैसी सुनाई देना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो खुद थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो मतलब वैसे नहीं सुनाई देगा, लेकिन हम कोई ना कोई बहुत, या तो इन कांटेक्ट होंगे, या हम जो है स्टेथोस्कोप यूज करेंगे तो फिर सुन सकते हैं। एवरेज जो सुनने की आवाज़, ऐसे ही हम नहीं सुन रहे, जो विसल करने वाला है वो भी, उसको भी आवाज़ नहीं आएगी बाजुकात कि मैंने विसल की है या नहीं, लेकिन उसको इशारे से ही डॉग समझ जाएगा कि मुझे कॉल हुई है। वो 20,000 प्लस 25,000 पर है। मतलब आप साथ खड़े, आपको आवाज़ नहीं आएगी, डॉग को चली जाएगी, वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो डॉग बेसिकली क्यों एक्सेस करता है, वो जो लिप्स थोड़े से हिले हैं और बिल्कुल माइनर सा साउंड है, उसके कान नहीं सुन सके इंसान के, डॉग ने सुन लिया। ठीक है, उस, वो ये वाली आवाज़ हम नहीं सुन सकते। दिस रेंज इज लाइज हेयर। ठीक है, तो ये आवाज़ हम नहीं सुन सकते, लेकिन इक्विपमेंट जो मेडिकल है वो सुन सकता है, या जो है एनिमल्स होते हैं वो सुन सकते हैं, इंसेक्ट्स सुन सकते हैं। ठीक है, कुरान में एक सूरह नमल है, नमल कहते हैं चींटी को, पता नहीं अब ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, नमल कहते हैं चींटी को। तो इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो एक नबी थे, वो उन्होंने
चींटियों की आवाज़ सुनी थी, तो आम लोगों ने नहीं सुनी थी। इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अभी टाइम बिल्कुल लेक्चर एंड होने को है। ठीक है, तो शॉर्टली ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मिनल ये क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी का। हम इसमें फिर जो आपका क्वेश्चन है वो फिर डिस्कस कर लेंगे सूरह नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक शख्स जी है, सर, क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, ये एक शख्स है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी ये है। अब मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल इसकी पिच और है, ये लो पिच है, और ये पिच क्या है, हाई है, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये हाई पिच है, ये लो पिच है। तो बेसिकली पिच इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड द ग्रेव साउंड। और क्वालिटी ऑफ द साउंड क्या है, लास्ट जो उसकी करेक्टरिस्टिक है बस उसको बता दूं, फिर मजीद हम इसको। क्वालिटी ऑफ द साउंड, क्वालिटी ये होता है कि हम सेम लाउडनेस और सेम पिच के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसकी बुनियाद पर हम क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch is called quality. For example, ये ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी आवाज है, उसकी पिच है, और ये फ्लूट है, ये भी एक साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो दोनों की बिल्कुल फ्रीक्वेंसी, ये कितनी वेव्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 वेव्स हैं, लेकिन जो है एम्पलीट्यूड भी सेम है लेकिन क्वालिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंस। मतलब एक शख्स है बिल्कुल, उसकी कोई दूसरा शख्स उसकी आवाज़ की जब कॉपी कर रहा होता है तो कुछ थोड़ा बहुत आप उसके फ़र्क से पहचान लेते हैं कि ये वही शख्स खुद बात नहीं कर रहा, ये उसको कोई कॉपी कर रहा है। तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। ओके, दिस इज़ द मेन टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसको करें, फिर हम जो टिट हैं, जो साइड इंफॉर्मेशन हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।